हेलो हेलो। हाउ आर यू? कैसे हो जी आप? શું હાલ છે? कैसा है तुम्ही? के हाल चाल? कैसे बा? ठीक है बा? मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप मेंटली और फिजिकली हेल्दी होंगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड स्टे फोकस्ड टूवर्ड्स योर एम, टूवर्ड्स योर गोल। बॉटनी की जर्नी आगे बढ़ाते हैं। सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर में हमने सेल का डेफिनेशन, देन सेल की डिस्कवरी, देन सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ सेल और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस कंप्लीट कर लिया है। जब हम एन ओवरव्यू ऑफ सेल की बात कर रहे थे तो अगर आपको पता हो तो एन ओवरव्यू ऑफ सेल में मैंने आपको बताया था कि बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस सेल कितने टाइप के। अरे वाह, हाँ जी सही बोला आपने, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। और हमने वहीं पर आपको बताया था एक बार प्लांट सेल, एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो मैं चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। फर्स्ट हाफ पार्ट में मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल करूंगा, तो उसके बाद डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो इस लेक्चर में मैं स्टार्ट कर रहा हूं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एनसीईआरटी में प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी और सेम चैप्टर सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ में ही किया गया है। बाकी कहीं कहीं पर जो है इस जो है प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी हम जो है किंगडम मोनेरा, बायोसेल क्लासिफिकेशन किंगडम मोनेरा में जब हम बैक्टीरिया के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं तो वहां पर भी प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी इसकी जरूरत होती है। सो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल स्टडी ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि अगर आपको प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेल स्टडी समझ में आ गया तो किंगडम मोनेरा में कैरेक्टर्स ऑफ किंगडम मोनेरा बड़ा आसान हो जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, अच्छे से जो है कनेक्ट रहिएगा। स्टार्ट करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। सो मैंने हेडिंग लिया प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल डेफिनेशन तो आपको पता ही होगा, याद है कि नहीं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसा सेल होता है जिसमें डीएनए नेकेड फॉर्म में होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए जो डायरेक्टली इन द साइटोप्लाज्म सस्पेंडेड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल का सोल मेंबर, इकलौता मेंबर प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो रिप्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, बैक्टीरिया में आर्की बैक्टीरिया हो सकता है, जो है जो प्रिमिटिव बैक्टीरिया होते हैं, यू बैक्टीरिया हो सकता है, जो ट्रू बैक्टीरिया हो सकते हैं। यू बैक्टीरिया के अंदर कुछ ग्रुप हैं जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, देन एक्टिनोमाइसिटीज एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, रिकेट्सिए और क्लेमाइडिए जो है ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, एंड माइकोप्लाज्मा ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है। सो प्रोकैरियोटिक सेल में हम ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया ऑन द नेम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको हम साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं, एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करेगा, रिकेट्सिए, क्लेमाइडिए और माइकोप्लाज्मा, दीज ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंट प्रोकैरियोटिक सेल। बात रखता हूं मैं, थोड़ा नोट करिएगा। प्रोकैरियोटिक सेल मैंने डिफाइन किया, सेल विथ primitive, cell with primitive, not well developed या incipient nucleus, क्या मैं बोलूं? प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म एब्सेंट जो है, दे लैक प्रोकैरियोटिक सेल्स दे लैक nuclear membrane, they lack nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm, they lack nuclear membrane, nucleolus, nucleoplasm. Can I add on that the DNA is called naked DNA, nucleoid DNA, xenophore, prochromosome. So genetic material it is circular double strand DNA,
also called naked DNA, also called naked DNA, nucleoid DNA, प्रोक्रोमोजोम, प्रोक्रोमोजोम और जीनोफोर, जीन बेयरिंग डीएनए। द सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड बैक्टीरिया। तो मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया, दे आर कॉल्ड एज बैक्टीरिया। कुछ ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करते हैं मेंशन किया जाए, पक्का। चलते हैं आगे, बात आगे बढ़ाया जाए। सम ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया, सम ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया में आ जाएगा जो है आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, दे आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, they are also called primitive bacteria, they are not true bacteria. Then second is eubacteria, eubacteria, they are true bacteria, they are true bacteria. और इस ट्रू बैक्टीरिया में आई कैन ऐड ग्रुप्स लाइक ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया नाम देते हैं। देन एक ग्रुप आ जाएगा इसमें रिकेट्सिए, इसमें एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आ जाएगा क्लेमाइडिए। एक और ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐड कर सकता हूं एक्टिनोमाइसिटीज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया, और एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है माइकोप्लाज्मा। दीज आर मेजर ऑर्गेनिज्म जिनको हम बैक्टीरिया बोल रहे हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वेल आर्की बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और माइकोप्लाज्मा, इनकी डिटेल स्टडी हम जो है किंगडम मोनेरा में करने वाले हैं। एक्टिनोमाइसिटीज ये फंगस लाइक बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं। सो ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हो गया। यहां जो है प्रोकैरियोटिक सेल में मैं इस ग्रुप के बारे में डिटेल में नहीं जा रहा हूं, ये किंगडम मोनेरा में आएगा, वहां बात कर लेते हैं। सो एक और यहां पर करेक्टर ले सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। सो दे हैव simple cell organization, they have simple cell organization, membrane bound cell organelles are absent, ये यहां पर मेंशन कर लेते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल हैं जिनके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल, आगे की बातें थोड़ा अच्छे से समझिएगा। आगे की बातें आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में जब मैं डिफरेंस की बात कर रहा था तो जो जो पॉइंट मेंशन किया था वो भी क्लियर हो जाएगा, और नियर फ्यूचर मोनेरा किंगडम भी आपका क्लियर होने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग यहां पर समझा रहा हूं। बात आगे बढ़ाते हैं। सो प्रोकैरियोटिक सेल को मैंने डिफाइन किया कि सोल मेंबर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट करने वाले ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया, और प्रोकैरियोटिक सेल ऐसे सेल होते हैं जिनके पास प्रिमिटिव इंसिपिएंट नॉट वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, और साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। बात आगे बढ़ाया जाए। सो अब नेक्स्ट हेडिंग में ले रहा हूं यहां पर शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया। सो मैंने नेक्स्ट हेडिंग लिया यहां पर शेप ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या शेप ऑफ बैक्टीरिया। वेराइटीज ऑफ शेप्स होते हैं बैक्टीरिया के। 4 मेन शेप्स की मैं बात कर रहा हूं यहां पर। अगर राउंड या ओवल शेप का है तो ऐसे प्रोकैरियोटिक सेल या बैक्टीरिया को हम कोकस बैक्टीरिया नाम देंगे। रॉड लाइक है तो हम उसको बैसिलस बैक्टीरिया नाम देंगे। क्वाइल्ड या स्पाइरल शेप या कॉर्क स्क्रू शेप का है तो हम उसको स्पाइरुलम बैक्टीरिया देंगे, और कॉमा शेप का है तो हम उसको विब्रियो बैक्टीरिया नाम देंगे। सो मैंने यहां पर पहला जो है शेप रखा कोकस, सिंगुलर में, खोकाई प्लूरल में। तो दीज आर बैक्टीरिया जो ओवल या राउंड शेप के होते हैं। सो ओवल या स्फेरिकल शेप, ओवल या स्फेरिकल शेप।
सो ये ओवल या स्फेरिकल शेप का कोकस बैक्टीरिया है। सिंगल ओवल या स्फेरिकल शेप का कोकस बैक्टीरिया होगा तो हम इसको बोलेंगे मोनोकोकस। मोनोकोकस। अगर दो कोकस बैक्टीरिया आपस में अटैच्ड हैं तो इसको हम बोलते हैं डिप्लोकोकस। अगर जो है चेन ऑफ कोकस बैक्टीरिया प्रेजेंट है एक साथ तो हम इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। अगर ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ये इरेगुलर शेप या बंच में प्रेजेंट हैं, ग्रेप्स लाइक बंच में प्रेजेंट हैं, तो हम ऐसे बैक्टीरिया को नाम देते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और अगर जो है बैक्टीरिया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, 3D स्ट्रक्चर में प्रेजेंट हैं, तो ऐसे बैक्टीरिया को हम सार्सिना या सार्सिने नाम देते हैं। सो मोनोकोकस ये सिंगल स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया है। ये टू जो है ग्रुप ऑफ कोकस बैक्टीरिया है। चेन ऑफ बैक्टीरिया अगर है तो हमने उसको जो है चेन ऑफ बैक्टीरिया को हमने स्ट्रेप्टोकोकस नाम दिया। और यहां पर स्टेफाइलोकोकस बंच में है, ग्रेप्स लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, तो हमने इसको स्टेफाइलोकोकस नाम दिया। और ये यहां पर ट्यूब लाइक या फिर 3D स्ट्रक्चर में बैक्टीरिया हैं तो हम इनको सार्सिने नाम दिए। शेप ऑफ बैक्टीरिया में पहला शेप लिया मैंने क्या, जो है राउंड या स्फेरिकल ओवल शेप्ड बैक्टीरिया को कोकस बैक्टीरिया। मैं यहाँ पर एग्जांपल नहीं मेंशन कर रहा हूँ, एग्जांपल नेट पॉइंट ऑफ व्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ जो है वेराइटीज ऑफ शेप में 4 शेप की बात कर रहा हूँ, बात आगे बढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट शेप लेता हूं मैं, दूसरा शेप ऑफ बैक्टीरिया, रॉड लाइक बैक्टीरिया को हम बैसिलस नाम देते हैं सिंगुलर में, या बैसिली नाम देते हैं प्लूरल में। तो बैसिलस या बैसिली दे आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया लाइक दिस। सिंगल रॉड शेप बैक्टीरिया है मोनोकोकस, दो में है सिंगल रॉड शेप है तो मोनोबैसिलस। अगर दो रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आपस में अटैच्ड हैं तो डिप्लोबैसिलस। अगर चेन है तो स्ट्रेप्टोबैसिलस। और एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट है रॉड शेप में बैक्टीरिया तो पैलिसेड बैक्टीरिया भी नाम देते हैं। चेन ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया है यहां पर, दिस रिप्रेजेंट चेन ऑफ बैसिलस बैक्टीरिया जिनको हम स्ट्रेप्टोबैसिली नाम देंगे। और अगर बैसिलस बैक्टीरिया रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरिया एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट हैं तो ऐसे रॉड शेप बैसिलस बैक्टीरिया को हम पैलिसेड बैक्टीरिया नाम देते हैं। तो ये हो गया मोनोबैसिलस बैक्टीरिया, ये हो गया डिप्लोबैसिलस बैक्टीरिया, ये यहां पर हो गया स्ट्रेप्टोबैसिलस बैक्टीरिया, इसको हम बोल रहे हैं पैलिसेड बैक्टीरिया। पैलिसेड बैक्टीरिया सेकेंड शेप हो गया। थर्ड शेप की बात करें तो स्पाइरल या जो है क्वाइल्ड या कॉर्क स्क्रू शेप्ड का बैक्टीरिया का नाम हम रखेंगे स्पाइरिलम बैक्टीरिया। स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरिला बैक्टीरिया प्लूरल में, स्पाइरिलम या स्पाइरिला बैक्टीरिया प्लूरल में नाम रखेंगे तो ये हो गया स्पाइरिलम बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर। सो दिस रिप्रेजेंट फ्लैजिला, स्पाइरल शेप्ड का बैक्टीरिया। पॉइंट क्लियर है। और एक बैक्टीरिया की बात कर लेते हैं चौथे नंबर पर, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं विब्रियो बैक्टीरिया। comma shaped bacteria, they are called vibrio bacteria। विब्रियो बैक्टीरिया शेप कॉमा शेप का होगा कुछ ऐसा, these are called विब्रियो बैक्टीरिया। शेप में कोकस, बैसिलस, स्पाइरिलम और विब्रियो 4 टाइप के बैक्टीरिया का शेप होता है प्रोकैरियोटिक सेल का। बात क्लियर है? थोड़ा आगे बढ़ा जाए, पक्का चलते हैं थोड़ा आगे। प्रोकैरियोटिक सेल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले सेल हैं। शेप में 4 टाइप के शेप हो गए। बात आगे बढ़ाते हैं। अब आता हूं मेन हेडिंग, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। क्या मैंने बोला यहां पर? स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में स्ट्रक्चरली एक प्रोकैरियोटिक सेल की बात किया जाए तो स्ट्रक्चरली प्रोकैरियोटिक सेल 3 मेम्ब्रेन से कवर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल इज सराउंडेड बाय 3 कवरिंग, और तीनों कवरिंग जो सेल के कवर बना रहे हैं कलेक्टिवली कॉल्ड सेल एनवेलप। आउटर कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हम ग्लाइकोकैलिक्स नाम देंगे। बिलो द ग्लाइकोकैलिक्स होगा सेल वॉल, के नीचे होगा सेल मेम्ब्रेन। तीनों को कलेक्टिवली हम प्रोकैरियोटिक सेल का सेल एनवेलप बोलेंगे। सेल मेम्ब्रेन के नीचे सेमी फ्लूइड मटेरियल को हम साइटोप्लाज्म नाम देने वाले हैं। साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होंगे। जो है राइबोसोम 70s टाइप का होगा, और कुछ स्टोर्ड फूड मटेरियल्स होंगे जिनको हम इंक्लूजन बॉडीज नाम देंगे। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड कुछ एक्सटेंशन होंगे, जो है आउटग्रोथ होंगे, उनकी बातें कर लेंगे। इसमें प्रोकैरियोटिक सेल हम जो है फ्लैजिला, पीली और फिम्ब्रिए का भी प्रेजेंस देते हैं। तो स्ट्रक्चर थोड़ा देखिएगा, ये रहा एक प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर। सो आउटर लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स, ये यहां पर है ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे द सेकंड लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज कॉल्ड सेल वॉल। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेकंड लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हमने नाम दिया सेल वॉल। के नीचे थर्ड लेयर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल को हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर को हमने नाम दिया सेल मेम्ब्रेन। तीनों को कलेक्टिवली हमने सेल एनवेलप नाम दिया। बात आगे बढ़ाते हैं। यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया, ये है फ्लैजिला का स्ट्रक्चर। यहां पर मैंने एक फ्लैजिला का स्ट्रक्चर बनाया। सारे जो है स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को हम 1 by 1 जो है सुनने वाले हैं। तो दिस रिप्रेजेंट द फ्लैजिला ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल के फ्लैजिला का क्या स्ट्रक्चर है, मैंने ऐसा क्यों बनाया, मैं बाद में बताऊंगा। देन सेल मेम्ब्रेन में जो है रैंडमली नॉट यूनिफॉर्मली बलून लाइक इनफोल्ड होता है। बलून लाइक इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हम मीजोजोम नाम देने वाले हैं, और रेटिकुलम या नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हम क्रोमैटोफोर नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं इसको, क्रोमैटोफोर। मीजोजोम से अटैच्ड होता है न्यूक्लियोइड डीएनए। इंसिपिएंट न्यूक्लियस रिप्रेजेंट करता है न्यूक्लियोइड डीएनए, या न्यूक्लियोइड को हम इक्विवेलेंट टू इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोल सकते हैं। So incipient not well developed nucleus is nothing but the nuclear DNA of the prokaryotic cell. So यहां पर सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए रहेगा, और सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन इंटरनली सेमी फ्लूइड मटेरियल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल को हम नाम देने वाले हैं साइटोप्लाज्म। सो दिस रिप्रेजेंट साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट है। यहां पर देयर इज प्रेजेंस ऑफ 70s राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म, या 70s राइबोसोम ये जो है सेल मेम्ब्रेन से भी अटैच्ड हो सकते हैं। कभी कभी जो है सिंगल थ्रेड, वो कौन सा थ्रेड है बाद में मैं डिटेल में बताऊंगा, मैसेंजर आरएनए। कभी कभी सिंगल मैसेंजर आरएनए थ्रेड से एक से ज्यादा राइबोसोम साइमल्टेनियसली अटैच्ड होते हैं। व्हेन विथ सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड मोर देन 1 राइबोसोम्स आर सीन अटैच्ड, ऐसे स्ट्रक्चर को हम पॉलीराइबोसोम नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम नाम देते हैं। अरे बताओ तो सही, क्या नाम देते हैं, अर्गोसोम नाम देते हैं। यहां पर साइटोप्लाज्म में मेन डीएनए के अलावा कहीं कहीं पर एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है। इस एक्स्ट्रा डीएनए को, एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल को, एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल को क्या नाम देते हैं, सुना है ना पक्का, हाँ जी, प्लाज्मिड नाम देते हैं। और साइटोप्लाज्म में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स, फॉल्स वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम गैस वैक्यूल नाम देते हैं। तो साइटोप्लाज्म में गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म में जो है आरएनए प्रेजेंट होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए इन द साइटोप्लाज्म। इंक्लूजन बॉडी के नाम पर ये मैंने बना दिया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स रिप्रेजेंट कर दिया। यहां कहीं पर मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं फैट के ग्रैन्यूल्स, ठीक है, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया यहां पर फैट के ग्रैन्यूल्स।
बैक्टीरिया सेल, प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड 3 एक्सटेंशन हो सकते हैं। एक तो फ्लैजिला हो गया, दूसरा पीली और फिम्ब्रिए भी होता है। सो यहां पर मैंने बना दिया कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर रहा हूं। पीली दे आर लॉन्गर देन द फिम्ब्रिए, और ये स्ट्रक्चर को मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं फिम्ब्रिए। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फिम्ब्रिए, सेल मेम्ब्रेन से मैं एक एक्सटेंशन की बात कर रहा हूं। दिस स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट फिम्ब्रिए। पीली का नंबर एज कंपेयर टू फिम्ब्रिए कम होता है। यहां पर एक सिंपल प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या क्या यहां पर नेमिंग करते हैं, थोड़ा देखिएगा। सबसे बाहर के लेयर को हम नाम देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, के नीचे वाला लेयर नाम दिया सेल वॉल, के नीचे वाला लेयर को नाम दिया सेल मेम्ब्रेन, तीनों को कलेक्टिवली नाम दिया सेल का एनवेलप, सेल एनवेलप। सराउंडेड बाय सेल एनवेलप बिलो द सेल मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड मटेरियल को मैंने नाम दिया साइटोप्लाज्म। थोड़ा देखिएगा, यहां पर बलून लाइक इन ग्रोथ को, बलून लाइक इनफोल्ड को, बलून लाइक इनफोल्ड ऑफ सेल मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया मीजोसोम, और नेटवर्क लाइक इनफोल्ड को हमने नाम दिया क्रोमैटोफोर। इसको मैंने नाम दिया क्रोमैटोफोर। ये यहां पर जो है विपलेस, विप पता है वो घोड़े वाला चाबुक, विपलेस जैसा स्ट्रक्चर है। तो विप लाइक स्ट्रक्चर को हमने लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया दिस रिप्रेजेंट फ्लैजिला। ये यहां पर हो गया, इसको मैंने नाम दिया फिम्ब्रिए, और दिस रिप्रेजेंट पीली प्लूरल में या पाइलस सिंगुलर में। समझ में आ रहा है? ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया न्यूक्लियोइड डीएनए, दिस रिप्रेजेंट न्यूक्लियोइड डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और ये यहां पर है 70S राइबोसोम। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी आता है, फिलहाल यहां पर कभी कभी एक से ज्यादा राइबोसोम एक सिंगल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड को साइमल्टेनियसली अटैच्ड है, ऐसा देखा जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। क्या नाम देते हैं? पॉलीसोम, अर्गोसोम। आगे मैं लिखवा दूंगा। एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल को हम प्लाज्मिड नाम देते हैं, एक्स्ट्रा डीएनए मटेरियल को हम प्लाज्मिड नाम देते हैं। ये यहां पर मैंने मेंशन किया, दीज रिप्रेजेंट फॉल्स वैक्यूल, जिसको हम गैस वैक्यूल नाम देते हैं। दे आर नॉट ट्रू वैक्यूल, दे आर स्यूडो वैक्यूल। और ये यहां पर मैंने रिप्रेजेंट किया स्टोर्ड फूड, जिसको मैंने यहां पर नाम दिया ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, स्टोर्ड फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल। इसको मैं नाम दे रहा हूं फैट ग्रैन्यूल। ठीक है, यहां कहीं पर प्रोटीन ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, प्रोटीन स्टोर्ड फूड के फॉर्म में प्रोटीन ग्रैन्यूल्स भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। दिस स्टोर्ड फूड ग्लाइकोजन फैट एंड प्रोटीन ग्रैन्यूल, दे आर नॉट सराउंडेड, दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड एनी कवरिंग, नॉट सराउंडेड, डायरेक्टली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। और ये मैंने यहां पर नाम दिया, दिस रिप्रेजेंट आरएनए, मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए, एंटी आरएनए। सो सिंपल इन स्ट्रक्चर बट बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स होगा। बहुत 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 टाइप के प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। प्रोसेसेस परफॉर्म्ड बाय वेराइटीज ऑफ प्रोसेस, रेस्पिरेशन अलग अलग टाइप के, न्यूट्रिशन बहुत सारे वेराइटीज होंगे, रिप्रोडक्शन अलग अलग वेराइटीज के परफॉर्म करते हैं। हम मोनेरा किंगडम में सुनेंगे, थोड़ा देखिए तो सही। डायग्राम ठीक ठाक है, अच्छा है डायग्राम, अच्छा है तो थोड़ा तारीफ तो कर दीजिए, कितने बेरहम हो, क्या बात है दुबे जी, क्या डायग्राम बनाते हो। ठीक है, ये डायग्राम जो है अपने जो है सामने रखिएगा, मैं इरेज करने वाला हूं, फिर वन बाय वन इसमें जो भी मैंने नेमिंग आपको दिया है हर एक नेमिंग को डिटेल में समझाने वाला हूं, प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बताने वाला हूं। सो ये मैं इरेज कर रहा हूं। ठीक है, डायग्राम क्लियर है, बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का चलते हैं आगे। सो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने पहला पॉइंट लिया सेल एनवेलप। प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में पहला पॉइंट है सेल एनवेलप, एंड आई से सेल एनवेलप फॉर्म्स कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो सेल एनवेलप इट रिप्रेजेंट्स कवरिंग ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल।
Cell envelope, it represent covering of prokaryotic cell. Cell envelope can be distinguished into 3 layers. ठीक है, तो so cell envelope it is made up of 3 different layers. It is made up of 3 different layers. So सबसे पहला लेयर है ग्लाइकोकैलिक्स, दूसरा लेयर है सेल वॉल और तीसरा लेयर है सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन. ग्लाइकोकैलिक्स इट इज आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल या सेल एनवेलप. देन जो है दिस सेल वॉल इट रिप्रेजेंट मिडल लेयर of the cell envelope, whereas the cell membrane it represent innermost layer of the cell envelope. Innermost layer of the cell envelope. एक एक करके तीनों लेयर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लें. तीनों लेयर का काम क्या है, तीनों लेयर कौन कौन से केमिकल के बने हुए हैं. पता इरेज कर रहे हैं इसको हम. सो स्टार्ट कर रहा हूं. ग्लाइकोकाइलिक्स. Glycocalyx, outermost layer of the prokaryotic cell. ग्लाइकोकैलिक्स ये एक यूनिवर्सल लेयर नहीं है, होता है. ग्लाइकोकैलिक्स 2 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. ग्लाइकोकैलिक्स इधर लूजली अटैच्ड फॉर्म में या टाइटली अटैच्ड फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल के साथ. ग्लाइकोकैलिक्स या तो स्लाइम लेयर के फॉर्म में होगा या कैप्सूल के फॉर्म में होगा. Glycocalyx, this is chemically composed of polysaccharide having lipid and protein also. So हमने क्या बोला, Glycocalyx forms protective outer layer of the prokaryotic cell. Glycocalyx present either in the form of slime layer, or capsule layer. Slime layer it is thin loosely attached sheath like structure. So यहां पर मैंने क्या बोला, slime layer. If glycocalyx represent thin loosely attached sheath like structure, then that glycocalyx को हम नाम देंगे slime layer. तो slime layer it is thin loosely attached sheath like structure. क्या बोला मैंने, sheath like structure. और स्लाइम लेयर का काम है वाटर और न्यूट्रिशन को इवेपोरेट होने से बचाना. एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ड्राई कंडीशन में द स्लाइम लेयर इट प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेल. तो मैंने क्या यहां पर बोला, इट प्रिवेंट्स द स्लाइम लेयर, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सेल. और अगर बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकाइलिक्स है एज आउटर लेयर और वो ग्लाइकोकाइलिक्स थिक टाइटली अटैच्ड है सेल वॉल के साथ शीट के फॉर्म में, तो हम उसको कैप्सूल नाम देंगे. तो हमने यहां पर क्या बोला कि जो है कैप्सूल इट रिप्रेजेंट थिक टाइटली अटैच्ड लेयर. ठीक है. इट गिव्स गमी नेचर, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरिया, गमी या स्टिकी नेचर टू द बैक्टीरिया. और ये कैप्सूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कैप्सूल इट विल प्रिवेंट
या बेटर टू से कैप्सूल जिस बैक्टीरिया के पास प्रेजेंट है वो बैक्टीरिया इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम एंटीबायोटिक। जिस भी बैक्टीरिया के पास कैप्सूल लेयर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, वो बैक्टीरिया होस्ट के इम्यून सिस्टम से बचा रहेगा। अगर जो है बैक्टीरिया, क्या मैं बोल सकता हूं जितने भी डिजीज हैं ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया की वजह से होंगे, क्योंकि कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया जिसके पास कैप्सूल लेयर है वो होस्ट के इम्यून सिस्टम से खुद को बचा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं मैं, ठीक है। सो मैंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला, मैंने बोला यहां पर दैट कैप्सूल लेयर हेल्प्स इन प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम होस्ट immune system and antibiotics। जिस भी बैक्टीरिया पर, जिस भी होस्ट पर, जिस भी प्लांट या एनिमल पर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ने अटैक किया, वो बैक्टीरिया को मारने के लिए होस्ट का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज वगैरह रिलीज करेगा। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो होस्ट का इम्यून सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा बैक्टीरिया का, और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन वगैरह जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन वगैरह जो है बैक्टीरिया को मार सकते हैं। अगर बैक्टीरिया के पास कैप्सूल है तो प्रोटेक्शन है बैक्टीरिया को। तो क्या मैं बोलूं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बेसिकली कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं, और कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने क्या बोल दिया, अरे ग्राम नेगेटिव, टेंशन मत लीजिए। ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जब मैं प्रोकैरियोटिक सेल का डिटेलिंग कर लूंगा तो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दो टाइप के बैक्टीरिया होते हैं बेस्ड ऑन स्टेन टेक्निक। दो टाइप के बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव क्या होता है मैं समझाऊंगा। थ्रूआउट द एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल बीच में मैं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टर्म मेंशन करता रहूंगा, टेंशन नहीं लेने का। सो मैंने क्या बोला, जो है मोस्टली डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। होने भी चाहिए ना, नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया को तो एंटीबायोटिक या इम्यून सिस्टम मार देगा, लेकिन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो कैप्सूल के प्रेजेंस की वजह से इफेक्ट ऑफ इम्यून सिस्टम और जो है एंटीबायोटिक नलिफाई कर देगा कैप्सूल का लेयर, कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। और ये कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया बेसिकली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। सो कहना इससे जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होंगे या कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होंगे। बात समझ में आ रहा है, ठीक है यहां तक। सो इन जनरल अगर मैं एक और पॉइंट मेंशन कर दूं यहां पर, दैट केमिकली slime layer it is made up of polysaccharide। कहीं कहीं पर म्यूकोपॉलीसैकेराइड भी नाम आता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड। स्टिकी पॉलीसैकेराइड है म्यूकोपॉलीसैकेराइड, ये एक स्टिकी पॉलीसैकेराइड है, स्टिकी कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। स्लाइम लेयर इट इज मेड अप ऑफ म्यूकोपॉलीसैकेराइड, स्टिकी पॉलीसैकेराइड होते हैं, एंड दिस कैप्सूल इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसैकेराइड को कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस लिपिड। सो सेल एनवेलप जो बैक्टीरिया के सेल का, प्रोकैरियोटिक सेल का कवरिंग बना रहा है, उसमें आउटर लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स बोला। ग्लाइकोकैलिक्स अगर केमिकली म्यूकोपॉलीसैकेराइड का बना है, लूज शीट थिन स्ट्रक्चर है, तो उसको हम बोलेंगे स्लाइम लेयर, जो कि बैक्टीरिया के अंदर से वाटर और न्यूट्रिशन के लॉस को प्रिवेंट करेगा। और अगर बैक्टीरिया के पास ग्लाइकोकैलिक्स के नाम पर केमिकली कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ थिक टाइटली अटैच्ड विथ सेल वॉल, अगर
ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है तो हम उसको क्या नाम दे रहे हैं? हाँ जी, हम उसको जो है कैप्सूल नाम दे रहे हैं। और कैप्सूल बैक्टीरिया को होस्ट के इम्यून सिस्टम और एंटीबायोटिक के इफेक्ट से प्रोटेक्ट करेगा, द वेरी फर्स्ट लेयर। सो प्रोटेक्शन और कैप्सूल एडहेसिव नेचर देता है, गमी या स्टिकी अटैच होने में। कोई भी जो है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया अगर होस्ट के ऊपर अटैक कर रहा है तो होस्ट के सेल या होस्ट के टिश्यू पर अटैचमेंट में भी हेल्प करता है दिस कैप्सूल लेयर। आगे एक और स्ट्रक्चर आएगा पीली, जो हमने जो है डायग्राम में ड्रॉ किया था। पीली भी होस्ट के सेल या होस्ट के टिश्यू में अटैचमेंट में हेल्प करता है। वो बात की बात है, अगर पीली नहीं है किसी भी बैक्टीरिया के पास, पीली का प्रेजेंस है तो वो इन्वॉल्व हो सकता है। पीली का प्रेजेंस नहीं है बैक्टीरिया के पास तो क्या मैं बोलूं, होस्ट के सेल या टिश्यू पर अटैचमेंट में हेल्प करेगा कैप्सूल का लेयर। इसीलिए तो इसको हमने गमी लेयर बोला था। तो एक और पॉइंट मेंशन कर लेते हैं जल्दी से। मैंने क्या बोला? मैंने बोला दैट capsule gives adhesive nature, helps in attachment over host cell या host tissue। बोलो तो सही, अरे कुछ तो बोल दो ना, जरा समझ में आया कि नहीं? बात आगे बढ़ाया जाए। सो सेल एनवेलप का पहला लेयर इन द फॉर्म ऑफ कैप्सूल, जो ईदर स्लाइम लेयर या फिर कैप्सूल के फॉर्म में होगा। क्लियर है? बात आगे बढ़ाए। सेकंड लेयर की बात करें, सेल वॉल। सेल वॉल बताओ तो सही, बैक्टीरिया, जैसे ही आप बैक्टीरिया सुनते हो आपको क्या लगता है? बैक्टीरिया कोई अलग ऑर्गेनिज्म है या बैक्टीरिया प्लांट है या बैक्टीरिया एनिमल है? क्या लगता है बैक्टीरिया क्या हो सकता है? प्लांट है, एनिमल है या इन दोनों कैटेगरी से हटके है? बैक्टीरिया प्लांट आता है, बैक्टीरिया प्लांट कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। पता चला? सेल वॉल, सेल वॉल होता है ना प्लांट सेल के पास, भले ही केमिकली अलग हो सेल वॉल, बट सेल वॉल है ना, इसलिए हम बैक्टीरिया को प्लांट के अंदर इंक्लूड करते हैं। सेल वॉल को मैंने डिफाइन किया, इट इज प्रेजेंट, क्या मैं बोल सकता हूं तो सेल वॉल प्रेजेंट बिलो ग्लाइकोकैलिक्स, cell wall present below glycocalyx and above cell membrane। ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होगा। इट रिप्रेजेंट्स मिडल लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। इट रिप्रेजेंट मिडल लेयर ऑफ द सेल एनवेलप। सेल वॉल हार्ड होता है, रिजिड होता है, नॉन फ्लेक्सिबल होता है और जो है सेल वॉल शेप ऑफ बैक्टीरिया डिसाइड करेगा। पॉइंट समझा? सो क्या मैं बोलूं यहां पर, सेल वॉल इट इज हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल लेयर। हार्ड, रिजिड, नॉन फ्लेक्सिबल लेयर, इट डिसाइड्स the shape of bacteria, shape of bacteria। समझ में आ रहा है? और अगर बैक्टीरिया को मैं हाइपोटोनिक डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखूं, अगर मैंने बैक्टीरिया को डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखा मतलब सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है, बैक्टीरिया के अंदर पानी कम है, तो होगा क्या? बाहर से सॉल्यूशन से वाटर वो बैक्टीरिया सेल के अंदर आएगा, बैक्टीरिया का सेल स्वेल होगा बट बर्स्ट नहीं होगा क्योंकि बैक्टीरिया के पास हार्ड, डेड, रिजिड लेयर है। तो क्या एक पॉइंट बोल सकता हूं, इट प्रिवेंट्स the cell wall prevents bursting, cell wall prevent bursting of cell in hypotonic solution, in hypotonic solution या in dilute solution। डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है ये फ्यूचर में मैं इस टर्म को डिटेल में समझाऊंगा। तो सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया हार्ड, रिजिड, डेड लेयर है दैट विल डिसाइड द शेप ऑफ बैक्टीरिया। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल का केमिकल ऐसे वैसे जैसे तैसे कैसे कैसे डिपोजिट हो गया वैसे वैसे शेप ऑफ द सेल बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है? सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर केमिकल ऑफ द सेल वॉल का डिपोजिशन जिस मैनर में होगा उसी मैनर में शेप ऑफ द बैक्टीरिया सेल हो जाएगा। केमिकल कंपोजिशन की बात करता हूं मैं, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया के केमिकल कंपोजिशन मोस्ट फेमस टर्म है पेप्टिडोग्लाइकॉन।
Chemically, the bacterial cell wall, it is made up of peptidoglycan, which is also called mucopeptide, also called म्यूरिन. मेंशन किया जाए, थोड़ा समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का. केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल. सो यहां पर मैंने मेंशन किया प्रोकैरियोटिक सेल वॉल. Prokaryotic cell wall, it is made up of peptidoglycan. It is made up of peptidoglycan, which is also called mucopeptide स्लैश म्यूरिन भी नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन का. सो सेल वॉल में सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया जो केमिकली बना है पेप्टिडोग्लाइकॉन. थोड़ा पेप्टिडोग्लाइकॉन में ध्यान से देखिए, दो टर्म है, पेप्टाइड एंड ग्लाइकॉन. जब बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में आपको समझाऊंगा तो वहां पर आपको एक टर्म क्लियर हो जाएगा. पेप्टाइड म्हणजे प्रोटीन, ग्लाइकॉन म्हणजे कार्बोहाइड्रेट. सो यहां पर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड, प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट. बात समझिएगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट होगा, मॉडिफाइड शुगर होगा. नाम है उस शुगर का, मॉडिफाइड शुगर का NAGNAM. सो थोड़ा सुनिएगा यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं. that the cell wall, it is made up of protein plus NAG and NAM. Protein plus NAG NAM, N-acetyl glucosamine, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, N-acetyl glucosamine, N-acetyl muramic acid, ये दोनों रिप्रेजेंट करते हैं मॉडिफाइड शुगर. These are modified sugars. सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज हुआ प्रोटीन और साथ में NAG और NAM भी रिलीज हुए, आपस में क्रॉस लिंक कर गए, आपस में कनेक्ट हो गए. सो प्रोटीन प्लस NAG NAM के मिक्सचर को हमने नाम दिया पेप्टिडोग्लाइकॉन, म्यूकोपेप्टाइड और म्यूरिन, जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोकैरियोटिक सेल के लिए हार्ड रिजिड डेड सेल वॉल बनाया. बात समझ में आ रहा है. सो मैंने क्या बोला कि ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है, मान लेते हैं, मानने में क्या जाता है. ये क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल नहीं है, ये एक प्रोकैरियोटिक सेल है. प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने बना लिया सेल मेम्ब्रेन, यहां पर साइटोप्लाज्म है. सो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो है प्रोटीन के साथ NAG और NAM रिलीज हुआ, और ये जो NAG NAM है ओवर द सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ मिक्स होके बना लेगा प्रोकैरियोटिक सेल का सेल वॉल. NAG NAM के साथ जब मिक्स हो जाता है प्रोटीन तो हम बोलते हैं केमिकल को क्या? पेप्टिडोग्लाइकॉन. ठीक है. सो दिस रिप्रेजेंट सेल वॉल above the cell membrane. So hard rigid dead layer in the form of cell wall made up of peptidoglycan, which itself is mixture of protein, N-acetyl glucosamine, NAM. बात समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है? सेल वॉल किससे बना है? पेप्टिडोग्लाइकॉन का. थोड़ा और डिटेल में अगर बोला जाए तो किससे बना है? प्रोटीन, NAG और NAM. पेप्टिडोग्लाइकॉन को और क्या नाम हम दे सकते हैं? म्यूकोपेप्टाइड. म्यूकस में भी, म्यूकस का मतलब ही होता है कार्बोहाइड्रेट, और पेप्टाइड तो है ही. और क्या नाम देते हैं? नाम देते हैं म्यूरिन. नहीं होता है सेल वॉल, नहीं होता है एक बैक्टीरिया के पास, नाम है माइकोप्लाज्मा. सो प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना ही होना चाहिए. सेल वॉल का प्रेजेंस यूनिवर्सल कैरेक्टर है, प्रोकैरियोटिक सेल का नहीं होता है माइकोप्लाज्मा के पास. माइकोप्लाज्मा जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया सेल है, जो सेल वॉल को लेकर एक्सेप्शन रिप्रेजेंट करेगा. जल्दी से मेंशन करते हैं. सो क्या मैं बोलूं? माइकोप्लाज्मा जो कि एक बैक्टीरिया है does not have cell wall.
प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल क्या करेगा, दो मेन काम है, दो मेन काम मैंने बता दिया ना। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल ये बैक्टीरिया का शेप डिसाइड करेगा और बैक्टीरिया को डाइल्यूट सॉल्यूशन में, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में बैक्टीरिया सेल के बर्स्टिंग को प्रिवेंट करेगा। थोड़ा सेल वॉल की बात एक लेवल ऊपर जाके ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लैंग्वेज में जान लेते हैं, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। ठीक है, सो सेल वॉल की थोड़ा और खिंचाई कर लेते हैं, थोड़ा ही खिंचाई करेंगे, ज्यादा नहीं। सेल वॉल ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव, एक बार फिर मैंने टर्म यूज किया, क्या है कंफ्यूज मत होना, आगे आएगा, फिलहाल सिर्फ सुनते जाइए, ध्यान से नहीं, कान से सुनते जाइए सब फिलहाल के लिए। सो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेल वॉल सिंगल लेयर का होता है, इट इज सिंगल लेयर, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल इट इज डबल लेयर, सेल वॉल इज टू लेयर्ड। ठीक है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इट इज मेड अप ऑफ only peptidoglycan, it is made up of only peptidoglycan, whereas gram negative bacteria में outer layer of cell wall it is made up of lipopolysaccharide, it is made up of lipopolysaccharide, लिपोपॉलीसेकेराइड ये एक कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड जिसके साथ लिपिड जुड़ा है, इसमें लिपिड और प्रोटीन भी। सो लिपोपॉलीसेकेराइड कॉन्जुगेटेड कार्बोहाइड्रेट है प्लस लिपिड एंड प्रोटीन भी होता है जो है आउटर लेयर में, whereas इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, इनर लेयर ऑफ सेल वॉल ये पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो मैं बोल रहा हूं ई है सेल मेम्ब्रेन, ई का है, ई है बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर देयर इज प्रेजेंस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन का सेल वॉल। सो ये है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकॉन, वेयरएज यहां पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर सबसे पहले इमीडिएट जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर और उसके भी ऊपर है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, सेल मेम्ब्रेन के जैसा ही आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर रिप्रेजेंट करता है। सो ये यहां पर एक रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, ये जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं आपको अच्छे से समझेगा जब मैं सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तो आपके कंडीशन समझ में आ जाएगा, ऐसा ही मैंने क्यों बनाया। ठीक है, सो ये यहां पर, अच्छा यहां पर मेंशन कर लेते हैं, ई है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यहां पर ई है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ये है इनर लेयर, इनर लेयर बना है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकॉन का, और ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है आउटर लिपोपॉलीसेकेराइड, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर, लिपोपॉलीसेकेराइड लेयर। इट इज सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, इट इज स्ट्रक्चरली सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर नहीं, लिपिड बाइलेयर के फॉर्म में रहेगा। सो सेल वॉल मेड अप ऑफ टू लेयर विथ रेफरेंस टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इन द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल वॉल एक ही लेयर का बना रहेगा। ठीक है, बात समझा। तो अगर मैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को लाइसोजाइम, एक एंजाइम है लाइसोजाइम जो पेप्टिडोग्लाइकॉन को डिसॉल्व करता है, लाइसोजाइम किसके अगेंस्ट वर्क करता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन के अगेंस्ट। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को अगर मैं लाइसोजाइम से ट्रीट करूं तो क्या मैं बोलूं जो है सेल वॉल पूरा का पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, क्यों कि सेल वॉल में केवल और केवल जो है पेप्टिडोग्लाइकॉन होता है, तो जो है
ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या बचेगा? सेल मेम्ब्रेन और उसके अंदर का साइटोप्लाज्म, बाकी कंपोनेंट। तो इफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ट्रीटेड विथ सेल वॉल डाइजेस्टिंग एंजाइम दैट डाइजेस्ट द पेप्टिडोग्लाइकॉन, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया लेफ्ट विथ प्रोटोप्लास्ट। Whereas ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को अगर मैं लाइसोजाइम से ट्रीट करूं तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में लाइसोजाइम इसको खत्म कर देगा। पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर, बट सेल वॉल एक और लेयर का बना होता है ना, लिपोपॉलीसेकेराइड, वो बचा रहेगा। सो आफ्टर डाइजेशन ऑफ द ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया विथ लाइसोजाइम, सेल वॉल का आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के अंदर का कंपोनेंट बचा होता है, हम इसको बोलते हैं स्फेरोप्लास्ट। मेंशन करते हैं प्लीज। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इफ डाइजेस्टेड विथ लाइसोजाइम, लाइसोजाइम क्या करता है? डाइजेस्ट कर देता है पेप्टिडोग्लाइकॉन को, पेप्टिडोग्लाइकॉन को डाइजेस्ट कर देगा। सो प्रोटोप्लास्ट रिमेन, सो प्रोटोप्लास्ट लेफ्ट। ठीक है। सो अगर मैं बोलूं ई है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, के ऊपर है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सिंगल लेयर का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकॉन का बना हुआ, और सेल मेम्ब्रेन के नीचे है साइटोप्लाज्म में बाकी सारे जो है कंपोनेंट है। तो अगर मैं इसको लाइसोजाइम से ट्रीट करूंगा तो लाइसोजाइम आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल को डाइजेस्ट कर देगा। जो कुछ भी बचा में क्या कुछ बचा, थोड़ा बताइए तो सही। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और उसके अंदर के सारे कंपोनेंट बचे। तो दिस रिप्रेजेंट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। वेयर एज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, कर तो रहे हैं ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की बात। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आफ्टर डाइजेशन of the cell with lysozyme, left part called spheroplast, सो ई है एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल। सो ई है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है पेप्टिडोग्लाइकॉन का इनर लेयर जो सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, और इसके भी ऊपर प्रेजेंट है, मैं मान रहा हूं कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये है लिपोपॉलीसेकेराइड, ये क्या है? ये है लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर। ठीक है। सो अगर मैंने इसको लाइसोजाइम से ट्रीट किया, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, अगर मैंने इसको लाइसोजाइम से ट्रीट किया तो क्या बचेगा? लाइसोजाइम इनर लेयर, ये है, थोड़ा सुनिएगा, ये है लिपोपॉलीसेकेराइड और ई है पेप्टिडोग्लाइकॉन, दोनों कलेक्टिवली सेल वॉल के दो लेयर बना रहे हैं, ग्लाइकॉन और उसके नीचे सेल मेम्ब्रेन। सो ये बच्चा सेल मेम्ब्रेन के अंदर के सारे कंपोनेंट, और इसके ऊपर लिपोपॉलीसेकेराइड पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लाइसोजाइम का। तो पार्शली डाइजेस्टेड सेल वॉल है ना, सेल वॉल का केवल एक ही लेयर डाइजेस्ट हुआ है पेप्टिडोग्लाइकॉन वाला, तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्फेरोप्लास्ट। ठीक है। सो लाइसोजाइम ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के सेल वॉल का पार्शियल डाइजेशन करेगा, ग्राम पॉजिटिव के सेल वॉल का कंप्लीट डाइजेशन करेगा। लाइसोजाइम एक्ट अगेंस्ट पेप्टिडोग्लाइकॉन। यहां पर हम ग्राम पॉजिटिव के लैंग्वेज में कंप्लीटली डाइजेस्टेड सेल वॉल के बाद बचा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल को प्रोटोप्लास्ट नाम दिया, वेयरएज पार्शियली डाइजेस्टेड सेल वॉल ऑफ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है उसको स्फेरोप्लास्ट नाम दिया। बात क्लियर है? पक्का सच में बोलना, सच्ची। चले आगे। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल है, सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड, उसके साथ कुछ लार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं एसोसिएटेड विथ आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। देयर आर मेनी लार्ज प्रोटीन्स जो है
जिनके अंदर पोर्स होता है, ऐसे पोर हैविंग प्रोटीन्स को हम नाम देते हैं पोरिन्स। सो आउटर लेयर ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का सेल वॉल हैज प्रेजेंस ऑफ पोरिन प्रोटीन। पहली बार नाम सुना ना, टेंशन मत लो, आगे भी बहुत सारा नाम सुनेंगे। वेल, जब मैं जो है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो है के लैंग्वेज में सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम आपको समझाऊंगा, या ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूंगा, तो वहां पर भी आएगा पोरिन टर्म। तो यहां पर मेंशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके हम कनेक्ट करेंगे इसको। सो यहां पर आउटर लेयर of cell wall of gram negative bacteria has large channel proteins having pores, called पोरिन्स। एक सिंपल रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम बनाए तो ई है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है इनर लेयर ऑफ सेल वॉल, और इनर लेयर ऑफ सेल वॉल के ऊपर मैं कंसीडर कर ले रहा हूं ये है लिपोपॉलीसेकेराइड का लेयर, जो आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बीच बीच में कहीं कहीं पर, यहां वहां, जहां तहां, कहीं कहीं पर जो है देयर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज चैनल प्रोटीन, और ये लार्ज चैनल प्रोटीन दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। ठीक है, सो जस्ट एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। ये पोरिन प्रोटीन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि आउटर लेयर ऑफ सेल वॉल में है। तो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया जो है इनर वॉल, इनर सेल वॉल, ये हो गया आउटर सेल वॉल, और आउटर सेल वॉल में ये है प्रेजेंस ऑफ पोरिन्स हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ मटेरियल या एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। एक्सचेंज तो बेसिकली नहीं बोलेंगे क्योंकि सिंगल सेल है, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स, रिलीज ऑफ मटेरियल्स, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। पोरिन्स, ये पोरिन प्रोटीन 3 जगह पर यूज करूंगा मैं पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में। पोरिन प्रोटीन का प्रेजेंस 3 जगह पर आएगा। आउटर लेयर ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ये वाला, देन मैं बोलूंगा आउटर लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड आउटर लेयर ऑफ क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड। 3 जगह पर फ्यूचर में यूज होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के रखिएगा। चले बात आगे बढ़ाएं। नाम सुना है पेनिसिलिन, नाम तो सुना होगा ना, पक्का ना। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, फर्स्ट डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, फंगस से ऑब्टेन किया है, ठीक है। सो पेनिसिलिन इट प्रिवेंट क्रॉस लिंकिंग ऑफ NAG एंड NAM टू फॉर्म सेल वॉल। सो अगर बैक्टीरिया को मैं पेनिसिलिन से ट्रीट करूंगा, पेनिसिलिन बैक्टीरिया के NAG और NAM को आपस में क्रॉस लिंक होकर ओवर द सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल बनाने से रोकेगा। सो पेनिसिलिन की वजह से, पेनिसिलिन का यूज करके हम बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोक सकते हैं बाय डैमेजिंग द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। एक और पॉइंट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चले आगे थोड़ा सा। तो मैंने क्या बोला, पेनिसिलिन एन एंटीबायोटिक प्रिवेंट्स क्रॉस लिंकिंग of NAG, NAG, NAM during cell wall formation, during cell wall formation. Thus, bacteria become sensitive. Growth of bacteria रिटार्डेड। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? ये यहां पर ये वाला जो मैंने पॉइंट बोला है ना, इसको मैं कनेक्ट करूंगा जब किंगडम मोनेरा में मैं रिप्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ बाइनरी फिजन।
ये एक्चुअली जो है अच्छे से जो है कैसे जो है ये मैं आपको जो है रिकॉल करवाऊंगा। पेनिसिलिन कब कैसे जो है सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होने देगा, जो है वो कैसे एनएजी और एनएएम को नहीं मिलने देगा, ये अच्छे से समझेंगे। बल यहाँ पर पॉइंट टू मेंशन करना मस्ट है। सो पेनिसिलिन मेक द बैक्टीरिया सेंसिटिव। अगर सेल वॉल नहीं बनने देगा पेनिसिलिन, तो क्या मैं बोलूं कि जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बैक्टीरिया सेंसिटिव हो जाएगा? क्या मैं बोलूं सेल वॉल की प्रेजेंस की वजह से जो एंटीबायोटिक्स या एंटीबॉडीज ऑफ होस्ट जो है बैक्टीरिया के अंदर नहीं इंटर कर पा रहे थे, वो ड्यू टू रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन बाय द पेनिसिलिन, अब बाकी एंटीबायोटिक और एंटीबॉडीज बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर सकते हैं। इसलिए मैंने बोला कि पेनिसिलिन ये एनएजी और एनएएम को आपस में, ये है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरिया। जस्ट समझने पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो है अच्छे से तो जो है बाइनरी फ्यूजन वाले हेडिंग में समझेगा। सो यहां पर NAG और NAM दोनों केमिकल कंपाउंड सेल मेंबर साइटोप्लाज्म में जो है सिंथेसाइज हुए। साइटोप्लाज्म में N-एसिटिल ग्लूकोसामिन, N-एसिटिल म्यूरेमिक एसिड दोनों को सिंथेसाइज किया गया और दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज किए गए। दोनों सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिलीज किए गए। अगर इसी समय पेनिसिलिन से मैं बैक्टीरिया को ट्रीट कर दूं तो क्या मैं बोलूं बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनने। So penicillin it prevent cross-linking of NAG, NAM released over the cell membrane for the formation of cell wall. So can I say if the bacteria is treated with penicillin antibiotic due to a digestion of the cell wall, the bacteria will become weak, will become sensitive for other things. हाँ, एक बात याद रखिएगा, माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल तो होता ही नहीं, तो कैन आई से देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ओवर द माइकोप्लाज्मा, क्योंकि पेनिसिलिन केवल और केवल सेल वॉल के फॉर्मेशन को स्टॉप करता है। सो यहां पर मैंने सेल वॉल की स्टोरी कंप्लीट की। बात आगे बढ़ाते हैं। सेल एनवेलप का आउटर लेयर ग्लाइकोकाइलिक्स डन हो गया, मिडिल लेयर सेल वॉल अभी के अभी कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेयर द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप दैट इज सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट यहां पर पॉइंट लिखते हैं हम, जो है तीसरा लेयर ऑफ द सेल एनवेलप सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन इट इज सिमिलर स्ट्रक्चरली, chemically and much more functionally similar to the cell membrane of eukaryotic cell। जब मैं यूकैरियोटिक सेल का सेल मेम्ब्रेन डिटेल में समझाऊंगा तो वहां पर मैं रिमाइंड करवाऊंगा कि ये देखो यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन ऐसे होता है, सेम प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन भी होता है। सो सेल मेम्ब्रेन कैन आई से इट इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एनवेलप, जो कि इमीडिएट साइटोप्लाज्म को सराउंड कर रहा है। सेल मेम्ब्रेन लिविंग लेयर है, इलास्टिक लेयर है, फ्लेक्सिबल लेयर है, सिलेक्टिवली परमिएबल लेयर है, जो साइटोप्लाज्म को एक फिक्स पोजीशन पर मेंटेन करता है। सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल है, व्हाट कैन मूव आउट, व्हाट कैन मूव इन, ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है, इसलिए सिलेक्टिवली परमिएबल हुआ। स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सेल मेम्ब्रेन इट इज इक्विवेलेंट टू द सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट कर दे रहा हूं, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर है और इस फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के साथ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट कनेक्टेड होते हैं, प्रेजेंट होते हैं विद द इन द एसोसिएशन ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। थोड़ा सा मेंशन कर लेते हैं। तो मैंने क्या बोला, सेल मेम्ब्रेन इट इज लिविंग इनर फ्लेक्सिबल, लिविंग इनर फ्लेक्सिबल, इलास्टिक, selectively permeable layer of prokaryotic cell envelope present around cell wall, cytoplasm। बात समझ में आ रहा है? ऐसे सेल मेम्ब्रेन ये साइटोप्लाज्म को एक पर्टिकुलर प्लेस पे मेंटेन करेगा स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरली एंड केमिकली सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। सेल मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल।
बात आगे बढ़ाते हैं तो सुनिएगा, यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करते हुए, ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हैं। एंड इन एसोसिएशन विथ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर देयर इज प्रोटीन्स and carbohydrates also present in association with the phospholipid bilayer। एक छोटा सा, जैसे अगर मैं रिप्रेजेंट करूं एक छोटा सा सेल मेम्ब्रेन का, जो फ्यूचर में हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल आएगा जो बेस्ट समझाता है सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को, सिंगर एंड निकोलसन के नाम पर मैं यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन के एक्सप्लेनेशन में बताऊंगा। तो ये यहां पर कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूं, ये एक फॉस्फोलिपिड का लेयर हो गया, दिस रिप्रेजेंट वन फॉस्फोलिपिड का लेयर, दिस रिप्रेजेंट सेकेंड फॉस्फोलिपिड का लेयर, ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या कौन सा कंपोनेंट कैसे बुलाएंगे बात की बात है। सो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर हो गया, इसके पास जो है सरफेस प्रोटीन या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, इंटरनल प्रोटीन होते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, और यहां पर जो है प्रोटीन और लिपिड के साथ एसोसिएट होता है कार्बोहाइड्रेट। सो अटैच्ड विद प्रोटीन एंड लिपिड, ये मैंने काइंड ऑफ वाई शेप में कार्बोहाइड्रेट रिप्रेजेंट किया। सो ये हो गया वन फॉस्फोलिपिड का लेयर, ये हो गया सेकंड फॉस्फोलिपिड का लेयर, दोनों को मैंने बोला फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ये यहां पर इनको मैंने बोल दिया दीज रिप्रेजेंट प्रोटीन्स, और ये यहां पर इनको मैंने बोल दिया दीज रिप्रेजेंट्स कार्बोहाइड्रेट, सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल से एक पॉइंट के लिए अलग होता है। यूकैरियोटिक सेल के एक्सप्लेनेशन में मैं बताऊंगा कि यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के बीच में प्रेजेंट कोलेस्टेरॉल, वेरेज यहां पर कोलेस्टेरॉल एब्सेंट होता है। कोलेस्टेरॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को मेंटेन करेगा। केमिकल का नाम है होपेनॉइड, और ये होपेनॉइड जो है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। सो ये यहां पर मैंने छोटा सा रिप्रेजेंट किया होपेनॉइड्स। सो यहां पर वी हैव प्रेजेंस ऑफ होपेनॉइड, एक टाइप का केमिकल कंपाउंड है। दिस होपेनॉइड मेंटेन्स फ्लूइडिटी या इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ ऑफ द टू द सेल मेम्ब्रेन। हाई टेम्परेचर हो या कोल्ड कंडीशन हो, उस समय सेल मेम्ब्रेन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, सेल मेम्ब्रेन के कंडीशन को मेंटेन करता है यहां पर होपेनॉइड। बाद में जो है मैं यूकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में इसी को कोलेस्टेरॉल बोलने वाला हूं। सो सेल मेम्ब्रेन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप, लिविंग है, फ्लेक्सिबल है, इलास्टिक है, और ये सेल मेम्ब्रेन लिविंग है। इट कैन परसीव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इट कैन रिसीव द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, क्या कंडीशन है, और सिलेक्टिवली परमिएबल है। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है। प्रोटीन में सरफेस पर प्रेजेंट प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक लेयर के बीच में प्रेजेंट प्रोटीन, इंट्रिंसिक, दोनों लेयर के थ्रू जो पास हो रहा है उसको हमने ट्रांसमेम्ब्रेन या टर्नल प्रोटीन नाम दिया। और मेम्ब्रेन के फ्लूइडिटी को मेंटेन कौन कर रहा है इंस्टेड ऑफ कोलेस्टेरॉल? हाँ जी, होपेनॉइड। यहां तक बात समझ में आया? ठीक है। अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो सेल मेम्ब्रेन इट इज एसोसिएटेड विथ रेस्पिरेशन, इट इज एसोसिएटेड विथ लिपिड सिंथेसिस, और सेल मेम्ब्रेन इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन या सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल। बात समझ में आ रहा है? तो सेल मेम्ब्रेन ये एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को रिसीव करेगा। साइटोप्लाज्म या प्रोकैरियोटिक सेल के इनर कंपोनेंट को एक पर्टिकुलर प्लेस पर मेंटेन करके रखता है, क्योंकि ये जस्ट इमीडिएट आउटसाइड द साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। रेस्पिरेशन, लिपिड सिंथेसिस और सेल वॉल फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होता है सेल मेम्ब्रेन। मेंशन करते हैं, बात क्लियर है? मैंने फंक्शन में क्या बोला, फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें, फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन हैज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, सेल मेम्ब्रेन हैज रेस्पिरेटरी एंजाइम्स attached with it,
attached with it, so it is involved in respiration. इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। ये लाइन मैं बोल सकता हूं ना, क्योंकि जब मैंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के बीच में डिफरेंस बता रहा था तो वहां पर मैंने बताया था कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल इन द प्रोकैरियोटिक सेल एब्सेंट होते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होगा ना। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगा तो रेस्पिरेशन के लिए इन जो एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो एंजाइम्स या तो साइटोप्लाज्म में होंगे प्रोकैरियोटिक सेल के, या एंजाइम्स मैं बताऊंगा रेस्पिरेशन में स्टेप आता है, लास्ट स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन नाम देते हैं। ये जो है रेस्पिरेशन चैप्टर में आएगा जो है फ्यूचर में। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, जिसका मेन पर्पस है एटीपी प्रोड्यूस करना, उसके लिए जो भी प्रोटीन जो भी एंजाइम्स रिक्वायर्ड है वो मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है। यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के एंजाइम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एंजाइम, बट यहां पर तो मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया या मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर तो है ही नहीं। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से रिलेटेड एंजाइम्स यूकैरियोटिक सेल के सेल मेम्ब्रेन पर अटैच होते हैं। सो सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इट इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। और एक पॉइंट यहां पर मैं मेंशन कर सकता हूं, ऑल्सो सिंथेसाइज it also synthesize lipid and also help in formation of cell wall, formation of cell wall। यहां तक की बात क्लियर है का समझा ना, झूठ तो मत ही बोलना। चले आगे। सो द आउटर मोस्ट लेयर ग्लाइकोकैलिक्स, मिडल लेयर सेल वॉल और इनर लेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन सेल एनवेलप की बातें मैंने यहां पर कंप्लीट की। प्रोकैरियोटिक सेल का पहला कंपोनेंट ऑन द नेम ऑफ सेल एनवेलप क्लियर हो गया। बताइए तो सही, क्लियर है ना, समझ में आया ना। जल्दी से माइंड में रिमाइंड करिए और कोई भी छोटा मोटा खोटा टाइप का डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। डाउट पूछ डाला तो लाइफ झिंगा लाला, ठीक है। सो इस लेक्चर में इतना ही फिलहाल के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।